जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग परचेज करना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी कि आकर्षित होती है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में सभी विषयों के प्रश्नों को कवर करेंगे। जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, इसलिए आप सभी पूरा प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गुप्तकालीन महान खगोलविद थे, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी ये सभी किसके राज दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि 20 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट है और जैसे ही फॉर्म भराना खत्म होगा बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। फिर आपको बाद में तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी डेली क्लास कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो ध्यान रखें। तो ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो याद रखिएगा विकिरण के माध्यम से। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा चालन। फिर से सुन लीजिए, अगर पूछे कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा चालन। और गैस और द्रव में पूछे ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से। सभी फैक्ट को याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए, एक होता है विद्युत अचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। इन सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्ता जो है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं अचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। तो देखिए, जस्ता हो गया, बिस्मिथ हो गया, चांदी, तांबा, सोना, हीरा, जल, ये सभी क्या है? विद्युत अचुंबकीय है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सभी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? यहाँ पे सही जवाब क्या है? मलयालम। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कन्नड़ की बात करें तो ये कर्नाटक की मुख्य भाषा है, कन्नड़। अब देखिए, इंग्लिश के प्रश्न है ही इज रीडिंग अ बुक। इसका आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है ही इज रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो ए बुक को सबसे पहले आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं ए बुक। अब यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज है। तो इज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज बीइंग। इज बीइंग आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा। तो ए बुक इज बीइंग, उसके बाद रीडिंग है तो इसका भीतरी हो जाएगा रेड,
उसके बाद बाय, ही का क्या होता है हिम। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हिम होगा, क्योंकि ही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हिम। यहाँ पे लिख देते हैं हिम, तो यहाँ पे सही कर लेंगे हिम होगा। तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है CnH2n-2। ये क्या है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है नाम विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण या फिर नाम विशेषण। तो ऑप्शन में विशेषण रहे वो भी आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नाम विशेषण। आगे देखिए उसने चित्र देखा, यह वाक्य क्या है, यानी इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए उसने चित्र देखा, आप सभी जानते हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें कौन सा काल है तो भूतकाल है। तो सही जवाब क्या है बी ऑप्शन भूतकाल। आगे देखिए आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। और देखिए हिंदी व्याकरण के बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर कीजिए, आसरा शब्द का तत्सम क्या होगा। तो याद रखिएगा आश्रय। आगे देखिए अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश किस प्रकार का होगा। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। तो ध्यान दीजिए अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो इसका मतलब क्या है, दूसरे वस्तु पर जो आवेश होगा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, शायद धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है। तो इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह उसमें तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में होता है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का होता है, उसमें तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों। और सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है और ये एक गैस का गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती है और ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा सन। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या है। और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति जो है नियत चाल से होती है। तो याद कर लीजिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवेग माप है। तो बहुत ही सिंपल है, संवेग जो है ये गति के परिमाण की माप है, सही जवाब है सी ऑप्शन। और संवेग किस प्रकार की राशि है तो ये एक सदिश राशि है। गुरुत्व एक विशेष स्थिति है किसका। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो गुरुत्व एक विशेष स्थिति है किसका, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण का, सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, देखिए दो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वस्तु में द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो यह जल में क्या होगा, तैरेगा, डूबेगा
या जल में पूर्णतः डूबकर तैरेगा या जल से पूर्णतः बाहर रहकर तैरेगा। तो देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए जल का घनत्व। तो हमने एक बार आपको बताया था जल का घनत्व कितना होता है, तो 1000 लिख लीजिए आप लोग भी, 1000 kg पर मीटर क्यूब ये जल का घनत्व है। और वस्तु का घनत्व कितना है, तो 981 किलोग्राम पर घन मीटर, यानी 981 kg मीटर क्यूब ये वस्तु का है और ये जल का होता है। तो क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। अब देखिए बताते हैं किसी वस्तु का घनत्व अगर इतना है तो यह जल में तैरेगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी तैरेगा। क्यों, क्योंकि जल के घनत्व से ये कम है। अगर जल के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो ये डूब जाएगा। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है तरंग संख्या। आगे देखिए मैथ्स के प्रश्न है, यदि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए बताते हैं कैसे इसका मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंडीशन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 1। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो कंडीशन निकल कर आया इसको आपको नोट कर लेना है। साइन थीटा बराबर क्या आया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका काम अभी आगे लगेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे कॉस 4 थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमारा निकला था साइन थीटा बराबर क्या निकला था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो साइन थीटा और ये स्क्वायर है तो इसको इस तरह से स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस कॉस 4 थीटा से हमारा क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे सही जवाब है 1। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 4284 और 34। यदि उनमें से एक संख्या दे दिया गया है 204 तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है पहली मौसौ गुना लौसौ, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे दो संख्या मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है, और ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। अब जिसमें से एक संख्या दे दिया गया है 204 और दूसरी संख्या निकालना है और एलसीएम दिया है 4284 और एचसीएफ है 34। अब बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 204 से। तो 204 से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 714, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिक के वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे मेरे दूसरे चैनल जो कि नाम है दिवाकर स्टडी IQ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे इस तरह के टॉपिक वाइज क्लास चलते रहते हैं, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए शाम 7:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देखें। तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ से। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। तो दोस्तों बिंदुसार कौन थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और एक होता है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है। तो बिंदुसार के शासन काल में अशोक को
तक्षशिला और उज्जैनी अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी, यानी ए और बी, तक्षशिला और उज्जैन। और अशोक जो है अवंती का राज्यपाल रहा था। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूह की स्थापना कब हुई? तो उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र को महाजनपद कहते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? तो इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो याद रखिएगा, अशोक अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। अशोक कौन थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? तो सही जवाब है दिल्ली से आगरा तक। याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया था, ध्यान रखेंगे, तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था और वह भूभाग फैला था दिल्ली से आगरा तक। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के नाम बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही जवाब है अरुणाचल हिमालय, याद रखिएगा। और बोमडिला दर्रा पूछा जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, सिक्किम में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था और इस अधिवेशन के प्रथम सचिव पूछा जाता है तो चीमन लाल थे, याद रखिएगा। कौन? चीमन लाल। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, याद रखेंगे। और अवसादी चट्टान जो है, इससे कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है कि किस चट्टान से पेट्रोल, कोयला आदि प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मद्रास में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है अधिकेंद्र, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। तो सुनामी लहरें अधिक सक्रिय कहाँ पर रहती है? आंसर बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और इसी प्रशांत महासागर में है विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त।
भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है, किस आकार में? तो याद रखिएगा, चट्टानें बिखरने लगती है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? चलिए दोस्तों, आंसर बताइए फटाफट से। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो याद रखिएगा, लौह युक्त चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टान में याद रखिएगा, बेसाल्ट में सबसे अधिक लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट में। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, जॉर्डन नदी की घाटी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और देखिए, अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जाग्रोस पर्वत स्थित है। चलिए आंसर कीजिए 47 के लिए फटाफट से। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? ये ईरान में स्थित है। आगे देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है राज्यपाल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि जो है प्रदान किया गया था सादत खान। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए, विद्युत मोटर है, ना कि जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे देखिए, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, फ्रांस। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए आंसर कीजिए 43 के लिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक ये होता है 2.42। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी आप लोग कमेंट करके बताइए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है, इस तट के समांतर स्थित है। चलिए आंसर बताइए। ऑस्ट्रेलिया की जो महान प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस तट के समांतर स्थित है?
तो याद रखिएगा सही जवाब क्या है, पूर्वी तट। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, पूर्वी तट। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो लाल का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण ये सबसे कम प्रकीर्णित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना किस नदी पर स्थित है, आंसर बताइए। याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो ये एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? सकरखेड़ा की लड़ाई कब होती है? तो दोस्तों सकरखेड़ा की लड़ाई ये कब होती है? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी को सेशन जरूर शेयर करना है।